नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। 2019 के आम चुनाव को लेकर नेता से लेकर वोटर तक बेताब है। तमाम सियासी पार्टियों के नेता चुनावी महाकुंभ में कूद चुके हैं। चुनावी महाकुंभ में मुद्दों के आसरे सियासी दलों के नेता सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में हैं। लेकिन देश के युवा आखिर क्या चाहते हैं? देश में नौजवानों की सरकार आखिर कैसी होगी? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर नौजवानों की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज कोटा के एक्सीलेंट लॉ कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है। यहां के नौजवानों ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है। चलिए शुरू करते हैं। 2019 में आम चुनाव को लेकर सियासी घमासान के बीच नौजवानों का सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज कोटा के एक्सीलेंट लॉ कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। एक तरफ सियासी दलों के नेता तमाम मुद्दों के आसरे वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं वोटर भी नेताजी के 5 साल के कामकाज को परख रहे। इन सब के बीच हमारे देश का नौजवान नई सरकार को लेकर आखिर क्या कुछ सोचता है? क्या मौजूदा सरकार युवाओं की उम्मीद पर खरा उतर पाई है? कोटा बूंदी के सांसद की कामकाज को लेकर आखिर युवा क्या कहते हैं? हम कोटा के युवाओं के मन की बात आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के बारे में एक नजर डालना बेहद जरूरी है। कोटा संसदीय सीट क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। आजादी के बाद अब तक इस सीट पर 6 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2014 में बीजेपी के ओम बिड़ला जीतकर संसद पहुंचे। कोटा बूंदी की जनसंख्या 27,16,852 है। इस सीट पर कुल 17,44,539 वोटर हैं। सांसद ओम बिरला के प्रदर्शन की बात करें तो लोकसभा में सांसद ओम बिरला की मौजूदगी 86.6% रही है। उन्होंने संसद में 657 सवाल पूछे और 158 बहस में हिस्सा लिया। ओम बिरला ने 7 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए, जबकि ओम बिरला ने सांसद विकास निधि का 51.84% विकास पर खर्च किया है। तो आइए अब सीधे चलते हैं युवाओं के बीच। सत्ता के फाइनल के लिए सियासी संग्राम में बिसाते बीत चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। कोटा में भी कोटा बूंदी सांसद के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इन सबके बीच आज यंग इंडिया में हम मौजूद हैं कोटा के एक्सीलेंट लॉ कॉलेज में। यहाँ के युवाओं से जानेंगे कि उनका मूड क्या है। उनसे 5 सवाल करेंगे कि वो किस तरीके से जो है सरकार के बारे में सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उनकी सरकार के बारे में किस तरीके की उनकी राय है। उनसे 5 सवालों के जवाब जानेंगे कि 2019 में वो कैसी सरकार चाहते हैं। उनसे दूसरा सवाल करेंगे कि सरकार से आपकी उम्मीद क्या है। तीसरा सवाल उनसे जानेंगे कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। चौथा सवाल जो उनसे रहेगा हमारा, अगर आपको एक दिन का पीएम बनाते हैं तो आप क्या करते हैं। हमारा आखिरी सवाल रहेगा उनसे कि आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं। हमारा पहला सवाल इनसे रहेगा कि 2019 में आप कैसी सरकार चाहते हैं। जी बताइए, आप 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? 2019 में ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे काम करे, हमारे किसानों के लिए अच्छा काम करे। ऐसी सरकार कोई भी हो, वो कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार नहीं आ रही है। उनकी सोच, उनका काम, यही चीज़ें मैटर करती है। वो सरकार हम चाहते हैं जो हमारी जनता के लिए काम करे। कैसी सरकार चाहते हैं 2019 में? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें पूरी पारदर्शिता उसके अंदर हो। उसके अलावा जो हमें देखने को मिला कि ज़्यादातर बीजेपी सरकार में प्राइवेटाइजेशन सब जगह करा, तो ये एक तरीके से हमारी नाकामी भी नज़र आती है कि यहाँ पर अपन को प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार चाहते हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात से काफ़ी प्रभावित। आप बताइए किस तरीके की सरकार चाहते हैं 2019 में? मोदी सरकार चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है और वो देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और यही चाहते हैं कि दोबारा मोदी जी आए। देश के लिए समर्पित। आप बताएं किसी सरकार? मोदी सरकार। आप बताएं। मैं चाहता हूँ ऐसी सरकार बने जिससे जो भ्रष्टाचार अभी भी कहीं देखते हैं हम कि भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है, तो भ्रष्टाचार मिटे और हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके, और हमें ऐसी सरकार भी चाहिए। आप बताएं सरकार से क्या उम्मीद है? सर, मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि हमें एक मजबूत सरकार मिले, एक मजबूत डिसीजन लेने वाली सरकार मिले। हमारे सामने जो हमारा प्रतिनिधि कर रहा है दुनिया में, वो एक इतना मजबूत आदमी हो कि ना किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन ले, ना कोई
मतलब पूरी तरह से पारदर्शी और मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए ताकि डिसीजन अपने हिसाब से ले। आप बताएं कैसी सरकार ऐसी हो जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करे, स्टूडेंट्स के लिए वर्क करे और किसानों के लिए वर्क करे, आम आदमी के लिए काम करे और उनको आर्थिक स्तर पे ऊंचा ले जाए। आप बताएं सर, सरकार से क्या उम्मीद है? सर, सरकार भ्रष्टाचार को कम करे और पारदर्शिता को उजागर करे, जिससे कि हमें देश में अच्छा उजागर मिल सके और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा हो हमारे। आप बताएं सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सर, सरकार से ये उम्मीद करते हैं हम कि सबसे पहले तो आरक्षण है जो उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जनरल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो, सबको बराबर से दिया जाए, जो लायक है उनको जॉब मिले, आरक्षण के बेसिस पे जॉब ना मिले। आरक्षण का एक बड़ा इशू है, कुछ और भी युवा है उनसे बात करें। सर, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो 3 पायदानों पर काम करें। पहला किसान, दूसरा युवा और तीसरा भ्रष्टाचार। ये तीनों पायदानों पर अगर मजबूती से सरकार उतरेगी तो शायद अपना मजबूत पक्ष रख सकेगी। और पूर्ण बहुमत से यदि सरकार आती है तो जिस तरह से 2014 से 19 तक काम किया और देश विदेश में हमारा नाम किया, वैसा ही शायद आगे हो पाएगा। इसलिए मजबूत सरकार जरूरी है। देखिए, मजबूत सरकार ज़रूरी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार ज़रूरी है। 3 पायदानों की उन्होंने बात की है। आप बताएं सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम चाहते हैं सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सेना के साथ खड़ी रहे, क्योंकि हमने भगवान श्री राम को सर्जिकल स्ट्राइक करके माता सीता को लाते नहीं देखा, पर सैनिकों जवानों को देखा है। तो वो भगवान से भी ऊपर हमारे लिए है, तो उनके साथ खड़े होने वाली सरकार हो, ऐसा हम चाहते हैं। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, क्या बताइए? हमारे सपनों का भारत, फर्स्ट तो जो मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान का जो चलाया है, ठीक है, वो चल रहा है, सब लोग कर भी रहे हैं उसमें, और लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पा रहा है। तो एक तो फर्स्ट वो होना चाहिए कि हाँ, हमारा भारत स्वच्छ भारत हो। आप बताइए, आपका सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारे सपनों का भारत जैसा भारत अभी मोदी जी ने हमारे लिए बनाया है, इससे भी बेहतर भारत होना चाहिए। उन्हें और मेहनत करनी चाहिए कि इसको और अच्छा और एक प्रभावशाली देश बना सके, और अच्छा भारत होना चाहिए। आप बताएं, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? एक्चुअली मोदी सरकार इज़ डूइंग रियली गुड। हम देख सकते हैं पास्ट ईयर में GST आया है, स्वच्छ भारत अभियान आया है, 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुकी है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो आई थिंक मोदी सरकार इज़ डूइंग गुड और हमें मोदी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। दिन सपना एक पार्ट, सपना देखना अलग बात होती है और सपने तक उसको अचीव करना इज़ डिफरेंट थिंग। तो एक रात में हम सपना देखकर उस तक पहुंच नहीं सकते। डे बाय डे ग्रोथ कर हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है, डे बाय डे ग्रोथ। आप बताएं, आपके सपनों का भारत कैसा होना है? मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल रिजर्वेशन फ्री हो, जहाँ पर इक्वालिटी पे नहीं, इक्विटी पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, सेक्शन आर्टिकल 370 हट जाए ताकि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट हो, जम्मू कश्मीर पे हमारे रूल्स एप्लीकेबल हो, ना कि ऐसा हो कि जम्मू कश्मीर के कारण ये जो लड़ाइयाँ हो रही है, हमारी जो आर्मी मारी जा रही है, और पूरा सपोर्ट होना चाहिए आर्मी को, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी एंड मेंटली भी, एंड उनकी फैमिली को भी। सपनों का भारत एक स्वच्छ भारत जैसे मोदी जी ने करा है, स्वच्छ भारत होना चाहिए। और जो सेना को ताकत मिल रही है, क्योंकि सेना ही हमारी सुरक्षा करती है, अगर उनको ताकत मिली तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी वो है कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। चौथा सवाल इनसे जानेंगे कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनते तो क्या करते हैं? तो कुछ युवा है, इनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री अगर आप बनते तो आप क्या करते? अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो सबसे पहले तो मैं इक्वलिटी पे ध्यान देती। लाइक कहने को तो बोलते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल, बट जहाँ मेल और फीमेल की बात आ जाती है तो वहाँ मेल के लिए कभी ये नहीं लगाया जाता कि ही इज अ सिंगल फादर और व्हाट। मेल और फीमेल की इक्वलिटी अभी भी कहने को तो है, बट है नहीं, फिर भी बड़ा इशू है। अगर आप एक दिन के PM बनते तो क्या करते? सर, मैं सबसे पहले करप्शन फ्री इंडिया देखना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे आजकल करप्शन फ्री हो गया है, लेकिन कहीं भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ सबसे पहले घूस खाते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत दाना पानी कर दो, ये वो। तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि लाइक सब जगह से करप्शन फ्री इंडिया हो जाए। करप्शन फ्री इंडिया चाहता है आज का युवा। कुछ और भी युवा, उनसे बात करते हैं। अगर आप एक दिन का PM बनते तो क्या करते? सबसे पहले भारतीय सेना को मजबूत करते, उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है वो है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचार पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करते। कुछ और युवा, उनसे पूछते हैं, अगर आप एक दिन का PM बनते तो क्या करते हैं?
सर मैं अगर एक दिन का पीएम बनूं तो सबसे पहले हमारे जो संविधान के अंदर जो कानून को मतलब जो नेताओं ने इतना अधीन कर रखा है कि कानून की कोई तवज्जो नहीं दी जाती, और पैसा कमाने के लिए जो ये कानून को एक तरफ रखे और अपना जो अधिकार लगाते हैं उसके अंदर मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे देश का संविधान के तहत ही जो हमारी राज व्यवस्था है वैसी चलनी चाहिए। संविधान बदलाव की बात कर रहे हैं, आप बताएं अगर आप एक दिन का पीएम बनते तो क्या करें? अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बना तो मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के लिए जो शराब बन चुका है रिजर्वेशन सिस्टम, उसको कैंसिल कर देता। आखिरी सवाल युवाओं से जानते हैं कि उनका सांसद यानी कि आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा है नहीं। बताएं सर, आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा है? बिल्कुल भी नहीं खरा उतरा, क्योंकि भ्रष्टाचार में सब सांसद अभी लिप्त हैं। राजस्थान के बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और बस यही उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले समय पर ये भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत और आगे बढ़े। आपका सांसद आपकी कसौटी पे खरा उतरा है? जी, ओम जी बिरला बिल्कुल खरे उतरे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं कोटा के अंदर और उनकी साफ छवि इस बात का सबूत है कि ओम जी बिरला यहाँ के बेस्ट सांसद रहे हैं। जी बताइए, आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट हम और जगह की बात छोड़े, कोटा में ही देख लें, मुझे नहीं लगता कोई खास इम्प्रूवमेंट हो पाया है। जगह देखिए, मतलब इतना ना साफ़ सफाई के मामले में देखिए आप, बहुत ही गंदगी, मतलब आप मोड़ पे जाते हैं जहाँ पे घर रहते हैं, बच्चों के कोचिंग्स हैं, सब कुछ है, वहाँ इतना ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ रहता है, कोई वो नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी सेटिस्फेक्शन तरीके से कोई काम हो पाया है। काम नहीं हो पाया। आप बताएं, आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा? सर बिल्कुल नहीं उतरा है, क्योंकि आप सिटी में कहीं भी चले जाइए, आपके जो ट्रैफिक की कंडीशंस हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं। आप एरोड्रम पे चले जाइए, घटोत्कच पे चले जाइए। सेकेंडली, आप डेली देखते हैं एक्सीडेंट के केस होते हैं, आवारा जो गाय वगैरह होती है, पशु जो भी रोड पर होते हैं, उनका अभी तक कोई भी, इतने एक्सीडेंट्स हो गए, 5 साल हो गए, उसमें उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। मतलब जो आम जनता है उसे किसी भी तरह, और बिजली के बिल वगैरह आप सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करके सब कुछ हर चीज़ में इंक्रीमेंट ही हुआ है, तो रिलैक्सेशन कहीं नहीं है, सब लोगों को परेशानी ही हुई है। तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के मुद्दे जिन पे युवा अपनी सोच रखता है, आज का युवा अपनी सोच रखता है। ये अब फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद और कुछ और सवाल जवाब करेंगे, युवाओं से जानेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जो कर्ज माफ़ी इन्होंने की है, तो जिन लोगों ने वो केसीसी उठा रखी थी उन लोगों के कर्ज माफ़ हो चुके, जबकि उनको जरूरत नहीं थी। जैसा कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा में आरक्षण इतना क्यों है? आवर कंट्री नीड टू इम्प्रूव आवर वुमेन एजुकेशन। 5 साल में सरकार चेंज नहीं हो, एक सरकार को टाइम तो मिले कम से कम काम करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, मैं परिवर्तन में बहुत बिलीव करता हूँ, तो शायद चेंजेस आने चाहिए।
बहुत स्वागत है आपका। दोबारा कार्यक्रम की शुरुआत सिलसिला शुरू करते हैं। कई सवाल ऐसे थे जो युवाओं ने उनके जवाब दिए। युवाओं की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मत है। हमारा उनसे पहला सवाल होगा कि किसी भी तरीके की कर्ज माफी कितनी जायज़ है। उसके अलावा दूसरा सवाल उनसे किया जाएगा कि आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। तीसरा सवाल छात्रों से पूछेंगे कि देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव जरूरी है। चौथा सवाल इनसे रहेगा कि इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। आखिरी सवाल इनसे किया जाएगा कि हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी कितनी जायज़ है। जो तमाम सवाल जो है इनसे युवाओं के बारे में इनसे राय लेंगे। पहला सवाल इनसे किसी भी तरीके की कर्ज माफ़ी कितनी जायज़ है। बड़ा मुद्दा है। युवाओं से पूछेंगे कि किसी भी तरीके की कर्ज माफ़ी कितनी जायज़ है। सर, अभी जो किसानों की कर्ज माफ़ी हुई मेरे हिसाब से तो वो जायज़ नहीं थी, क्योंकि किसान जितने भी हैं वो जिनके खाते पे ज़मीन है वो सब अमीर किसान हैं और उनकी केसीसी वगैरह माफ़ की गई। असली किसान तो वो होते हैं जिन्होंने किसी ज़मीन आदोली पे ले रखी है या ज्वारे पे जो ज़मीन जोड़ा है, उस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज होता है। मेन जो किसान होते हैं वो तो अपनी फसल बेच के उस चीज़ को पैसे वसूल कर लेते हैं। तो जो कर्ज माफ़ी इन्होंने की है, तो जिन लोगों ने वो केसीसी उठा रखी थी उन लोगों के कर्ज माफ़ हो चुके जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी। किसी भी तरीके की कर्ज माफ़ी कितनी जायज़ है। कर्ज माफ़ी आवश्यक तो है, लेकिन उसका एक तो प्रॉपर वैल्यूएशन हो, क्योंकि इसके अंदर वो पिट जाता है किसान जो एक्चुअल में ईमानदारी से उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा है और वो जो बेईमानी करके जिसने पैसा ले लिया और उसका दुरुपयोग किया है। क्योंकि केसीसी बनवाए चाहे वो लोन ले, वो पैसा अपने किसी निजी कामों में भी लेता है, वो खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए। कर्ज माफ़ी जायज़ है कि कैसे भी होनी चाहिए, पर ऐसी होनी चाहिए जैसी सुविधा ज़मीनी लेवल किसानों को मिले। ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका बेनिफिट अमीर लोग उठाएं, क्योंकि इसका जो भी बेनिफिट होता है, सरकार जो भी बेनिफिट देती है उसका बेनिफिट अमीर लोग ही उठाते हैं। किसान और जो बॉर्डर पर खड़ा होता है हमारा जवान, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो किसान वैसे बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत से अमीर भी होते हैं, तो वैसे कर्ज माफ़ी आवश्यक ज़रूर है। वो उनके लिए आवश्यक है जो बेचारे लोग एकदम ही गरीब हो। आजकल डॉक्यूमेंट्स में सभी गरीब हो जाते हैं, पर मेन उन्हीं को मिलना चाहिए जो सही तरह से गरीब हो किसान। आप बताएं सर। किसानों की कर्ज माफ़ी एक तरह से उचित नहीं है, क्योंकि किसान अगर कर्ज लेके और कर्ज माफ़ करवाने में लग जाएगा तो फिर वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए संसाधन जुटाने चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिनसे उनके कृषि के सामान सस्ते हों या कोई खाद वगैरह सस्ता हो। ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरह से आप कर्ज माफ़ कर दो। इससे अगला सवाल करेंगे कि आरक्षण के बारे में आज का युवा क्या सोचता है। कुछ गर्ल्स है, उनसे पूछते हैं कि आरक्षण के बारे में आज का युवा क्या सोचता है। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। उसमें जात पात को इतना नहीं माना जाता है कि ये इस कास्ट का है या उस कास्ट का है। तो इसलिए जब जॉब की बात आती है या स्टडी की बात आती है तो वहाँ ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश में जितना भी आरक्षण है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन देखा जाता है गुर्जर आंदोलन पे बैठ गए, तो ये सब नहीं है, क्योंकि जनरल वाले फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आरक्षण के बारे में आज के युवा जी, आरक्षण के हम सख्त बिल्कुल खिलाफ है। यदि आरक्षण होना चाहिए तो केवल इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा में आरक्षण इतना क्यों है और इतना हद से ज़्यादा आरक्षण है। जनरल कैटेगरी में और ST SC कैटेगरी में काफ़ी डिफरेंस है। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आरक्षण केवल इकोनॉमिक आधार पर ही दिया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, आप बताइए। बहुत सारी कास्ट हैं जिनको जनरल से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो कास्ट के अकॉर्डिंगली आप सबकी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति देखी जाए और देखा जाए कि कौन के किसके पास कितना पैसा है और उसी अकॉर्डिंग आरक्षण डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इससे अगला सवाल करेंगे कि देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की क्या ज़रूरत है। ये सवाल इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि देश में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। Yes, our country need the change in the education of women, girl, and yes, boys are also motivated, but our country need to improve our women education. So women get jobs, women get development in the economic, in marital life, and socially development. आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि सब अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब तो दिलवाना चाहते हैं, मगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहता है। तो ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल हो पाएगा कि अपन अपनी जो एजुकेशनल जो अपने इंस्टीट्यूशंस है या अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इक्वल स्टेटस रहना चाहिए सबके लिए। जो रिजर्वेशन हटाया जाएगा तभी क्या है कि सब स्टूडेंट्स को क्या है इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करवाया जा सकता है। बड़ा सवाल है, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल किया है इन्होंने। आप बताएं देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं, आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक CBSE स्कूल प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले तो ये भेदभाव क्यों
क्योंकि जो भी सरकारी स्कूल है वो ज़्यादातर सभी हिंदी मीडियम होते हैं, जिनमें एक गरीब तबके का लोग वहाँ पर जाकर पढ़ता है, और सभी उच्च वर्ग के लोग बड़े बड़े जो CBSE स्कूल्स वगैरह हैं, तो क्यों ये उच्च वर्ग खुद ही निचले वर्गों को ऊपर आने से रोकता है। बताएं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है? शिक्षा व्यवस्था में हम डॉक्टर मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से बनाई थी कि भारत में केवल क्लर्क पैदा हों, और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम दोनों देशों से आगे बढ़ जाएं। हम केवल क्लर्क से आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाते, तो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको तो हमने भूल ही दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मूलभूत आवश्यकताओं के तो हम तो काम कर ही नहीं रहे। शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दे रहे हैं, गवर्नमेंट संस्थाओं को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा दे रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज भी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा? ज़्यादा मुद्दा कौन सा प्रभावी होगा इस बार के चुनाव में, जो इस चुनाव को इफेक्ट करेगा? जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहेगा? ऑब्वियसली बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार ये सारे मुद्दे हैं ना, और शिक्षा व्यवस्था, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो एक अच्छा मुद्दा है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी ही शिक्षा व्यवस्था है, जिसके लिए भारतीय संसद ने 86वां संविधान संशोधन ला के 2002 में कानून बनाया, संसद ने राजस्थान में लागू किया। हाँ, 21वां शिक्षा व्यवस्था जब अच्छी होगी तो ये, और उससे जातिवाद, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी एक साथ। बस आप बताएं कि इस बार कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा? सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से मोदी जी की सरकार को बहुत बड़ा बल मिलेगा, और जो कुछ कमियां थोड़ी सी जो रह गई थी कि शायद गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरी तबाह कर दी उनकी मंशा को। आप बताएं। जो होता है सर, बेरोजगारी हो सकती है, और आज के टाइम पे शिक्षा व्यवस्था जो अभी रिजर्वेशन की वजह से बहुत डगमगा चुकी है, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकती है। आप बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोडों का अच्छा विकास हुआ है, कनेक्टिविटी हो रही है और काम अच्छा हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, और उससे आगे जाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होएगा। इस बार का जो प्रभावी मुद्दा जो बदल एकदम से देश की सुरक्षा और संस्कृति को लेके ही आकलन उसी आधार पर किया जा रहा है। पब्लिक का जो रुझान पहले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो बात की बात हो गई, लेकिन ये जो युद्ध वाला जो मैटर हुआ, इससे व्यक्ति ये देख रहा है कि पहले देश की सुरक्षा और उसकी संस्कृति का बचा जाना आवश्यक है। अंतिम सवाल ये रहेगा कि हर 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, उसको आप कैसा मानते हैं? सर, 5 साल में सरकार चेंज नहीं हो, एक सरकार को टाइम तो मिले कम से कम काम करने के लिए, तो 5 साल में सरकार चेंज होना एक कोई सही वैलिड रीज़न नहीं है। बट सर, आई थिंक चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैं परिवर्तन में बहुत बिलीव करता हूँ, तो शायद चेंजेस आने चाहिए। हम दूसरी सरकार को मौका देंगे तभी तो कमियाँ और उसके लाभ क्या है वो थोड़ी ना कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए सर आई थिंक चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोल दें कि आप 10 साल तक काम करिए तो वो बहुत लीनियंसी से काम करेंगे, लाइक ये हमारी मोनोपोली है। पर अगर उनको पता हो कि 5 साल बाद हम चेंज होने वाले हैं, हमें इवैल्यूएट किया जाएगा और उस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें चूज़ किया जाएगा, तो आई गेस वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। Yes, our government should be changed. After 5 years, it's enough time to be government to help their program. Enough. So, government need to be changed every year. युवाओं की ये भीड़ सरकार के ऊपर क्या राय रखती है? तमाम तरह के सवाल जवाब हमने आपको यहाँ दिखाया, किस तरीके से युवाओं ने अपनी अपनी बातों को जो है यहाँ अपने जहन में निकाला। कल फिर किसी कैंपस से दिखाएंगे आपको यंग इंडिया की आवाज़।